साहित्य और संवेदना पर जो बातचीत होगी वो श्रेयसी को ध्यान में रखकर होगी। श्रेयसी डॉक्टर विनय कुमार का नवीन काव्य संग्रह है और जिस तरीके से इससे पहले के काव्य संग्रहों के लिए डॉक्टर विनय कुमार जाने जाते रहे हैं कि श्रृंखलाबद्ध कविताएं कैसे लिखी जाए, ये हम लोगों ने उनसे देखा। और इससे पहले भी वो यक्षिणी में श्रृंखलाबद्ध कविताएं लिख चुके हैं, तो श्रेयसी भी उसी क्रम को आगे बढ़ाती है। लेकिन इस श्रेयसी के क्रम में कुछ और कविताएं भी संभव हुई जिसमें आत्मज भी है। तो ये तमाम बातें आज हम इनसे करेंगे। और डॉक्टर विनय, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। साहित्य और संवेदना इसका विषय है, लेकिन उसके केंद्र में हम श्रेयसी को रखेंगे। बहुत आम सवाल जहाँ से मैं शुरू करूँगा, पहले तो ये कि ये संगत नहीं है। जैसे कि आपने कहा कि आज हम कॉफ़ी विद करण टाइप कॉफ़ी पीते हुए कुछ कर रहे हैं, तो वो तो नहीं है, ना ही उस तरह के सवाल होंगे, क्योंकि वैसी ऑडियंस भी नहीं है और एक क्लोज कमरे में हम लोग बात भी नहीं कर रहे हैं। तो ओपन बात कर रहे हैं तो बहुत जनरल बात भी होगी और कुछ इंटेलेक्चुअल किस्म की बातचीत भी हम लोग करेंगे। क्यों श्रेयसी लिखने का आपका मन हुआ और क्यों श्रेयसी ही लिखी गई? आवाज आ रही है भाई? ये काम नहीं कर रहा था। आ रही? ठीक है। बहुत शुक्रिया अंजुम, स्टेसी को के बारे में अच्छी बातें के साथ शुरू करते हुए। हुआ ये कि जैसे भूमिका में मैंने लिखा है, एक रात मैं कुछ सोच रहा था, परेशान था, जगा था, अचानक सरस्वती का ध्यान आया था और बहुत सारी चीज़ें याद आने लगी उससे। सरस्वती पूजाएं और जीवन की बहुत सारी घटनाएं, कॉलेज की जो पूजा होती है या फिर स्कूल में, वो सारी पूजाएं याद आने लगी। उसी क्रम में मुझे लगा कि इतनी किताबें हम लोगों ने पढ़ी, इतने सारे महाकाव्य हमारे यहाँ लिखे गए, सरस्वती जो कि जिसकी वजह से मनुष्य के भीतर जिसका प्रवाह है और जिसकी वजह से ये रचनाशीलता संभव होती है, और उसमें कोई महाकाव्य लिखने के बारे में किसी ने सोचा नहीं। आश्चर्य की बात है। तो उसी समय लगा कि जैसे उसमें वाक्य दिया है मैंने कि और उत्तर उतरा कि विनय कुमार तुम, फिर मैंने सोचा कि नहीं, महाकाव्य में तो बहुत सारी प्रविधियाँ हैं, उसमें उस पर सर्गों का विधान होता है, कथा होती है, ठीक है, धीरोदात्त नायिका हमारे सामने है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, ब्रह्मा को नायक की तरह रखा जा सकता है। लेकिन अंततः मुझे लगा कि शायद ये संभव नहीं है। आज की तारीख में जो चीज़ें हैं, जिस समय में हम लोग जी रहे हैं, जो वातावरण है, और जैसे कि पूरी की पूरी दुनिया अलग अलग विषयों पर बात कर रही है, इसमें कुछ बिखरा बिखरा सा ही प्राप्त हो सकता था, और शायद यही हुआ। पहली कविता लिखने के बाद जो सीधे फेसबुक पे लिखी, लोगों ने पसंद की, और उसके बाद धीरे 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 कोविड के टाइम में अपने आप मेरी जो रचना प्रक्रिया है उसमें मैं तय नहीं कर पाता हूँ। श्रेयसी पे मैं 109 कविताएं लिखूंगा और वो 7 सर्गों में बटेगी, कभी सोचा ही नहीं था मैंने। बस एक के बाद एक कविताएं आती गईं और फिर धीरे 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 कविताएं जमा होती गईं, और तब फिर नए नए विषय आते गए और फिर इतना कुछ बन गया। तो ये योजनाबद्ध तरीके से है ही नहीं। लेकिन जब आपने कहा कि इस विराट रूप के विषय में आज तक कोई महाकाव्य नहीं रचा गया, ऐसा आपके ध्यान में आया, लेकिन आपने जब इस पुस्तक को संभव किया तो बाकायदा नांदी पाठ से आप शुरुआत करते हैं और सर्गों में बांटते हैं, जो कि एक महाकाव्य का रूप भी है। क्या महाकाव्य की ओर ही लेकर जा रहे नहीं हुआ, या फिर कुछ भी तय नहीं था? नहीं, तय तो कुछ भी नहीं था, चीज़ें आती चलेंगी। आने के बाद जब लगा कितनी सारी कविताएं हो गई हैं, तो कैसे इसको अरेंज करें, उस सारी की सारी चीज़ें संयोजन में पैदा हुई। तब मुझे लगा कि बहुत सारी कविताएं वाणी के मुख से निकल रही हैं, कुछ कविताएं सरस्वती को परिभाषित करने के लिए कवि के मुख से निकल रही हैं, कुछ कविताएं हैं जिसमें कहानियाँ बन रही हैं, कुछ पुरानी मिथकीय कहानियाँ हैं, कुछ नई मिथकीय कहानियाँ हैं, मतलब जो मिथक में कहीं नहीं है वैसी बहुत सारी कहानियाँ बनी इसमें। तो मुझे लगा कि एक आख्यान का सेक्शन करते हैं। उसी तरह से फिर कुछ कविताएं एकदम से कह सकते हैं कि असंपृक्त थी, तो मैंने उनको विविधा के अंतर्गत रखा। और उसके बाद एक पूरा सेक्शन जो यक्षिणी और श्रेयसी को जोड़ने वाला सेक्शन जो म्यूज़ का है, वो पूरा का पूरा म्यूज़ का सेक्शन, कुछ कविताएं उस तरह की थी, फिर विंशन और अंत में विसर्जन। म्यूज़ वाले सेक्शन पे मैं विशेष तौर पर अलग से बात भी करूँगा आपसे। अब ये बताएं कि जब इस तरह की कविताएं लगातार संभव हो रही थी, आपने कहा कि कुछ भी योजनाबद्ध नहीं था, श्रृंखलाबद्ध नहीं था, लेकिन श्रृंखलाबद्ध पूरी रचनाएं संभव होती चली गईं,
तो जाहिर सी बात है कुछ संदर्भों की ओर आप गए होंगे, बिना उसके तो ये भी नहीं, जिसमें आप 7 वर्गों में जब बांट रहे हैं उसको, और तमाम ऐतिहासिक और राजनीतिक संदर्भ भी आते चले गए हैं। किस तरह से संदर्भों की ओर गए और क्या क्या ध्यान में था कि ये चुना जाए और इसको छोड़ दिया जाए? असल में संदर्भों की ओर मैं नहीं गया, उस तरह से कविताएं मुझे ले गईं। कोई कविता संभव हुई, जैसे मेरे मन में ये प्रसंग पहले से था कि बाबा अलाउद्दीन खान, वो मुझे वैसे भी हॉन्ट करते रहे थे। मैंने भूमिका में जिक्र किया है इसका कि बाबा अलाउद्दीन खान मुझे बराबर हॉन्ट करते रहे थे अपने बाबा के साथ साथ। मेरे बाबा संस्कृतज्ञ थे और वो पिताजी 3 साल के थे तो गुजर गए थे, तो मैं कभी उनको देखा ही नहीं मैंने। बाबा अलाउद्दीन खान को भी नहीं देखा। ये दोनों मुझे हॉन्ट करते थे। बाबा अलाउद्दीन खान की ये बात कि मैहर में एक सरस्वती का मंदिर है, शारदा मंदिर है, उसके बाहर बैठ के वो वीणा बजाते थे। ये प्रसंग मुझे लगता था कि इस देश को बहुत अलग तरीके से परिभाषित करने वाला प्रसंग था अपने आप में। और फिर उनके जीवन में जितनी घटनाएं घटी, तो मैंने उनके बारे में जानता मैं बहुत कम था। गूगल करके आप बहुत कम जान सकते हैं। तो मैंने किताबें खोजनी शुरू की, तो उनके परपोती की लिखी हुई एक किताब मिली, जो कि इंटरनेट पे एक कॉपी थी। दोबारा मैंने किसी को देनी थी तो ढूंढने लगा तो नहीं मिली। वो कॉपी मुझे मिल गई, तो वो पढ़ के मैं उनके बारे में जान पाया। उसी तरह से जब कुछ 10 कविताएं हुई, तो मैंने वैदिक संदर्भों के बारे में जानने की इच्छा हुई कि वेदों में सरस्वती किस रूप से है। तो इसराइल खान एक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के एक संस्कृत के स्कॉलर हुए और उन्होंने अलीगढ़ से PhD की। उनकी किताब की एक थी कहीं पे मिल गई नेट पे, जो मेरे कृष्ण कुमार मुकुल ने उपलब्ध कराई। उसमें मुझे वैदिक संदर्भ बड़े ही अच्छे तरीके से मिल गए। और उसके बाद इसी तरीके से कुछ विंशन में कुछ चीज़ें जो आ रही हैं, वो सरस्वती नदी के बारे में मैंने थोड़ा पढ़ना शुरू किया, ढूंढ के बहुत सारी किताबें डाउनलोड की और उसके बारे में देखा। फिर मुझे लगा कि मैं सरस्वती नदी के साथ अगर चलूँगा तो वो सरस्वती छूट जाएगी जो मनुष्य के भीतर बहती है, तो मैं उसकी तरफ नहीं गया। मैं सिर्फ सरस्वती पे ही केंद्रित करना चाहता था, जिसकी भूमिका में मैंने जिसका जिक्र भी किया है। तो वो सबको एक साथ लेके चला। नहीं, जिस तरीके से मान लीजिए बिल पुराण है, नारद है, गणेश है, हंसिनी है, ये तमाम कविताएं आपने लिखी इसमें। तो जब आपने कहा कि वेदों और पुराणों की ओर आप गए और थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया, तो रचने के क्रम में ये होता है कि ये सब चीज़ें पहले रची जा चुकी हैं। मसलन गणेश के ऊपर तमाम लोग चीज़ें जानते हैं, हंसिनी के ऊपर तमाम लोग चीज़ें जानते हैं, बिल पुराण के बारे में जानते हैं। तो क्या वो इन्फॉर्मेटिव बेस तैयार करके कविता लिखना था, या फिर रिपीटिशन ना हो, स्तुति की तरीके से वो सबके सामने आए, ये आपके दिमाग में चल रहा था? क्योंकि पढ़ते हुए रचना की पुनर्रचना ना हो, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह रहता है। मेरे सामने ये चुनौती तो थी। और जो जिन आख्यानों का जिक्र आ रहा है अभी, उनमें बहुत सारे आख्यान ऐसे हैं, जैसे पुष्कर के संदर्भ में मैं कहूँगा, वो एक लंबा प्रसंग है और 2 भाग में उसका है। एक में सरस्वती वाचिका है, दूसरे में कवि वाचक है। तो पुष्कर के 2-3 प्रसंग अलग अलग हैं। सारे प्रसंगों को जोड़ करके मैंने उसको कि ब्रह्मा यज्ञ करते हैं और सरस्वती नहीं है, तो गायत्री को, जो कि स्थानीय गुर्जर परिवार की कन्या है, उससे विवाह करके यज्ञ में बैठते हैं और सरस्वती आती है। तो अब उसमें जो सरस्वती का पूरा एक संवाद है लंबा सा, वो संवाद कहीं मिलेगा नहीं, वो कहीं नहीं है। वो सरस्वती, वो सिर्फ श्रेयसी में जो सरस्वती है उसका संवाद है। फिर आगे का जो प्रसंग उसमें है वो किसी मिथक में नहीं मिलने वाला। गणेश जो कहानी है कि जिसमें कि वो मोर और हंस और सरस्वती सब चुप हैं और एक चूहा जाता है गणेश का और किताब को उतारने की कोशिश करता है, और उसके बाद सभी झपट्टा मारते हैं और देखते हैं कि गणेश जी भागे जा रहे हैं, चूहा भागा जा रहा है और सरस्वती हंस देती है। तो ये कहीं नहीं मिलेगा, ये नई कहानियाँ। उसमें ऐसी बहुत सारी नई कहानियाँ हैं। तो इस तरह के जो प्रतीक आपने खोजे या गढ़ने की कोशिश की, क्या इसको गढ़ते हुए या खोजते हुए आपके जहन में ये बात थी कि जो लोक में प्रचलित कथाएं हैं या लोक स्वीकृति के हिसाब से मुझे रचना चाहिए, ऐसा ना हो कि कुछ भी ऐसा लिखूं जो कि जनमानस के हृदय में ना हो और उसकी लोक स्वीकृति हो भी ना पाए?
असल में क्या है कि मिथकों की एक भाषा है। ये मेरी तरह से एक तरह से मेरा प्रयोग था, एक्सपेरिमेंट था मेरा, कि जैसे जो मिथकीय कथाएं जिस तरीके से लिखी जाती हैं, और मैं बार बार अपने आप से भी कहता हूँ कि सारे के सारे जो मिथक हैं वो काव्य हैं, और जितने भी चरित्र हैं सब प्रतीक हैं, सब सिंबल हैं, सब बिंब हैं। वो कोई व्यक्ति है नहीं कहीं भी, सब अपने आप में बिंब हैं। तो सब जितने भी चरित्र हैं वो सब काव्य के संकेत हैं, और उनके सहारे आप कहीं जा सकते हैं। तो मैं उस प्रविधि को समझने की कोशिश कर रहा था। उसी क्रम में जैसे हुआ क्या था, इसका कारण बताता हूँ कि मेरे मन में सवाल ये उठा कि शब्द का इतना दुरुपयोग हो रहा है, हम लोग शब्दों के साथ इतने खिलवाड़ कर रहे हैं। शब्दों की स्वामिनी सरस्वती जो परंपरा में है, जो हमारे भीतर है, यानी जो हमारे गार्डियन हमारे भीतर है, उसे कैसा लगता होगा? वो नाराज़ होगी कि नहीं होगी? तो वो एक दिन नाराज़ हो जाती है, और उसकी नाराज़गी की वो कहानी गढ़ी गई। तो कहानी यहाँ शुरू होती है कि शब्दों के दुरुपयोग से सरस्वती नाराज़ है, और सरस्वती की नाराज़गी का जो चित्र बने वो चित्र उसमें आता है, और फिर वो कौन तोड़ेगा उसको? सरस्वती की नाराज़गी वो तोड़ेगा कौन? तो गणेश पीड़ा करते हैं। गणेश कौन? स्मृति। गणेश हमारे, और गणेश को आप जितने रूपों में कह लें, लेकिन गणेश का जो सबसे महत्वपूर्ण रूप जो उसका अर्थ है उस गणेश तत्व का, वो स्मृति, क्योंकि गज का जो सिर लगाया गया है हमारी कथाओं में वो यही प्रतीकित करता है। तो हमारी स्मृतियाँ ही शब्दों के दुरुपयोग से को खंडित करेंगी। आज देश में शब्दों का जितना दुरुपयोग हो रहा है, कौन कहाँ से उत्तर मिलेगा? हमारी स्मृतियाँ वहाँ काम आएंगी, क्योंकि हम अपनी स्मृतियों तक जा नहीं रहे हैं। ये उसका मूल भाव। इसी तरीके से आपने पश्यंती, वैखरी और मध्यमा आदि भारती की बात की, जिसमें आप त्रिवेणी का जिक्र करते हैं, और माँ, नदी और देवी की आप बात करते हैं। जब आप त्रिवेणी का जिक्र कर रहे हैं और उसके साथ उसको आप फ्रायड की अवधारणा के साथ जोड़ रहे हैं, तो क्या ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच लेकर चलना था, या फिर आपको लगा कि नहीं, इस बात को इस तरीके से भी रखा जा सकता है कि हमारे दिमाग में या अवचेतन, चेतन और इस तरह की चीज़ें होती हैं? तो त्रिवेणी को आपने वहाँ से फ्रायड की अवधारणा से जोड़ने क्या कैसे जोड़ा इसको? हुआ ये कि हुआ ये कि जब वेदों में सरस्वती के बारे में मैं पढ़ रहा था, जो जहाँ से ढूंढ के मैं देख रहा था, तो मुझे एक बात बड़ी अनोखी लगी कि सरस्वती की 3 अवस्थाएं जो कि बहुत मान्य है हमारी परंपरा में, कि पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। तो पश्यंती में चीज़ों का हल्का सा आभास, मध्यमा में वो चीज़ें आकार लेती हुई, और वैखरी में प्रकट हो जाती हैं। ये एक प्रवाह है मनुष्य के भीतर, मानस के भीतर एक प्रवाह है। तो सरस्वती को इस रूप में देखा गया है। तो सरस्वती जो मनुष्य के भीतर है वो इस रूप में है। कथाओं में जब जाते हैं तो दिखती हैं भारती, सरस्वती, इड़ा। भारती कौन? द्युलोक। सरस्वती कौन? अंतरिक्ष लोक। और इड़ा पृथ्वी लोक की स्वामिनी। अब ये जो कॉम्बिनेशन मुझे दिखा तो मुझे ये लगा कि इसको अगर सोच के देखते हैं कि क्या किया है लोगों ने, कि मनुष्य क्या किया। फ्रायड क्या दो चीज़ें रखती है, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस। अब आप तीनों को मिला के देखते हैं, जब सपोज करके देखते हैं कि द्युलोक, यहाँ चीज़ों का हल्का आभास मिल सकता है। अंतरिक्ष, जहाँ चीज़ें आती हुई दिखती हैं, चंद्रमा, सूरज सब आते हुए दिखते हैं, है ना। और उसके बाद पृथ्वी, जहाँ पे सब कुछ है। फ्रायड के यहाँ आते हैं तो फ्रायड के यहाँ भी अनकॉन्शियस भी यही है। फ्रायड यही कहते हैं कि अनकॉन्शियस कर चीज़ों का आभास, चीज़ें होती हैं लेकिन आप पता नहीं पाते हैं। वहाँ से आरंभ होता है कविता का, कला का, सबका, और सबकॉन्शियस में वो चीज़ें प्रकट होने लगती हैं, क्योंकि ज्ञान वहाँ पे उन संकेतों को सहारा देता है। और उसके बाद जब प्रकट होती हैं चीज़ें, अव्यक्त हो जाती हैं, तो चेतना के स्तर पे आके व्यक्त होती है। लेकिन मुझे जो सबसे एक अनोखी बात लगी कि मैं सोचते हुए यहाँ तक गया, मैंने गुप्ता में संकेत भी किया है कि सभ्यता का जब आरंभ हो रहा होगा तो क्या था उस समय। सभ्यता के आरंभ में लोगों को कुछ नहीं मालूम था, वो द्युलोक जैसा था। हम केवल मनुष्य के मन को प्रक्षेपित कर देते हैं ब्रह्मांड में, तो मनुष्य को कुछ नहीं पता है, जैसे ब्रह्मांड के बारे में कुछ नहीं पता है। उसके बाद अंतरिक्ष का काल आता है, यानी लोग, आपको बोध होता है, कॉग्निटिव रिवोल्यूशन होता है, और लोग चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं धीरे धीरे धीरे। और तब उसके बाद ईड़ा, यानी तर्क, यानी प्रमाण आधारित युग, उसका सूत्रपात होता है। तो सोच के देखते हैं तो काल के पूरे प्रसंग में मनुष्य के भीतर और सरस्वती की जो पूरी अवधारणा है, तीनों को जक्स्टापोज करते हैं, चारों चीज़ों को, तो लगता है कि बस
अब यहाँ पे मुझे लेवी स्ट्रॉस याद आ रहे हैं। लेवी स्ट्रॉस एक बहुत प्रसिद्ध एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे फ्रेंच। लेवी स्ट्रॉस ने एक बात कही थी कि ये जो हमारे जो पुरखे थे जिन्होंने मिथक, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में हो, अफ्रीका में हो, अमेरिका में हो, कहीं हो, हिंदुस्तान में हो, कहीं हो, सबने एक ही, सबकी समस्या यही थी कि इतने बड़े ब्रह्मांड में जो मनुष्य है इसका उससे क्या संबंध है। तो वो जो हमारे सारे जिन लोगों ने मिथकों की रचना की लंबे समय तक, हजारों साल तक, वो सब डिसइंटरेस्टेड इंटेलेक्चुअल थे और उनको हवा की रचना पर बात नहीं करनी थी, उनको मनुष्य को परिभाषित करना था पूरे ब्रह्मांड के संदर्भ में। अब वहाँ से अगर जोड़ के देखते हैं तो मुझे लगता है कि भारतीय मनीषा में कितनी खूबसूरती से मनुष्य के मन को, सभ्यता के विकास को और क्रिएटिविटी को, तीनों को एक साथ सरस्वती की अवधारणा के भीतर व्यक्त किया गया है और कितनी संभावना वहाँ पे है। मेरा ख्याल है इस तरह से बात नहीं होती रही है सरस्वती को लेकर के। अभिनव गुप्त के दर्शन में भी दूसरे तरीके से आती हैं चीज़ें, शैव दर्शन में, लेकिन इस तरह से बात नहीं होती है, जो कि मुझे शक लगता है कि शायद इस यात्रा में मेरा यह हासिल है कि मैं चारों को जक्स्टापोज कर पाता हूँ। आपने इसमें तर्क का बाकायदा सहारा लिया है, जब कि इस तरह की मिथकों का जब हम जिक्र करते हैं या बात करते हैं तो आपकी संवेदनाएं ज़्यादा हावी रहती हैं, तर्क कम हावी रहते हैं। क्या आप जब लिख रहे थे तो किसी प्रकार का टसल हुआ कि ये ज़्यादा हावी हो रहा है, इसको थोड़ा सा दबाना पड़ेगा? नहीं, मैंने जो भूमिका में बात कही है कि मेरी शक्ति और सीमा क्या है, ईड़ा, और जब कामायनी में, प्रसाद की कामायनी में जो शिशु को जो देते हैं वो किसके हाथ में सौंपते हैं? ईड़ा के हाथ में सौंपते हैं। तो मैं प्रमाण और तर्क आधारित युग का व्यक्ति हूँ, वो मुझसे छूट नहीं सकता था। मुझे तार्किक होना ही था, वैज्ञानिक होना ही था, और उस सारी वैज्ञानिक कसौटियों के साथ मैं पूरी यात्रा कर पाया हूँ। इसका मुझे संतोष है कि किसी बिंब पर मैं अवैज्ञानिक मुझे कोई नहीं कह सकता है, और ये भी नहीं कह सकता है कि ये पुनरुत्थान है या रिग्रेशन है। ये रिग्रेशन नहीं है। ये आपने इसमें कई बार जिक्र किया कि कविता पूरी हो गई और मैं अधूरा सा रह गया। ये बाकायदा कविता की पंक्तियों में भी कई मर्तबा आया, और आप भूमिका में भी लगातार इस बात को लिखते हैं। तो जब एक कविता पूरी हो जाती है या कविता पूरी हो गई, तो क्या वो आपके भीतर को रिक्त कर जाता है या अगली कविता का बीच छोड़ गया? क्योंकि ये श्रृंखलाबद्ध कविताएं हैं सारी। नहीं, वो समस्या ये होती थी उसमें ना कि कोई कविता पूरी हो गई, पूरी होने के बाद एक सन्नाटा आता था। यक्षिणी में ऐसा नहीं था। यक्षिणी में एक के बाद एक कविताएं आती चली, एक दिन में 5-5 कविताएं उसकी लिखी गई, 3 महीने में पूरी किताब हो गई थी लगभग। लेकिन इसमें एक रिक्ति आती थी। मेरा ख्याल है इसलिए कि ये विचार यात्रा है। पूरी जो यात्रा है, पूरी की पूरी, इसमें विचार एक रीढ़ के रूप में काम कर रहा था। मैं विचार की रीढ़ के सहारे चल रहा था। तो अब विचार का मतलब किसी पार्टी का विचार नहीं है। विचार का मतलब जो सारे वादों के जन्म के पहले की जो विचार की बात करते हैं, उसकी जो विचार का जो मूल अर्थ है, उस रूप में। तो ये चिंतन चल रहा था लगातार। तो वहाँ से इसलिए वो लगातार रहा है मुझे, इसलिए गैप हुआ है इसमें, और गैप ने मुझे बहुत कह सकते हैं कि सहारा दिया है। अगर 2 कविताओं के बीच में गैप नहीं होता ना, तो नई कविता लिखी नहीं जा सकती थी। वो सन्नाटा रहता था, लगता था कुछ है जो आएगा, कुछ है जो आएगा। तो बैखरी से पश्यंती तक पुनः पहुंचना कठिन काम था। यक्षिणी में मैं बस अपने अनकॉन्शियस में कूद गया था, मैंने छलांग में लगा दी थी बस, और जो मिला लेके भागता आया था। यहाँ पे थोड़ी कंट्रोल डाइविंग थी, गया आया, तो ये कंट्रोल डाइविंग से सीरीज बनी है। इसमें फिर आत्मज कैसे आ गई? आत्मज काव्य नाटक, उसका भी एक अनोखा सा प्रसंग है कि यक्षिणी का मंचन हो रहा था। ऋषिकेश सुलभ जो उनको के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला, उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब आपकी कविताओं में इतना नाट्य है, आपको तो काव्य नाटक लिख सकते हैं। बात आई गई हो गई। एक दिन ऐसे ही मैंने उसका जो पहला अंक है आत्मज का, वो मैं टक 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 फ़ोन पे ऐसे ही बड़ी असुविधाजनक स्थिति में टाइप करता चला गया। मुझे पता नहीं था कि नाटक लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ। मैंने कहा कविता बन गई होगी, ठीक है। कई महीने बाद उसको मैंने देखा मैं एक यात्रा में, और तब वहाँ से दूसरा अंश अपने आप पैदा हुआ, और मैं दिल्ली से मुंबई की यात्रा में मैंने दूसरा अंक लिखा था उसका।
उसके बाद वहाँ पे है कि दूसरे अंक ने तीसरे की तरफ रास्ता दिखाया, तीसरे चौथे की तरफ, और ऐसा करके वो पूरा हुआ नाटक। थोड़ा भाषा की तरफ आते हैं, फिर कविताओं की तरफ आऊँ। इस तरह की जब संग्रह लिखते हैं, मसलन जब आपने यक्षिणी लिखा तो उसकी भाषा जाहिर सी बात है उसी भाषा में होना चाहिए जिसमें आपने लिखा। जब श्रेयसी लिख रहे हैं, इसमें नांदी पाठ से लेकर 7 सर्गों में जो भक्त है, अलग अलग कविताएं हैं, उनकी भाषा तत्सम शब्दावली है जो कि होनी भी चाहिए, कहीं कहीं पर ऐसा नहीं भी है। पहला सवाल तो यही कि शब्द चयन कैसे करते हैं, फिर मैं अगले सवाल पे आता हूँ क्योंकि वो इससे जुड़ा हुआ है। शब्द चयन कैसे होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है इसी शब्द में तो विचार नहीं ही आते होंगे आपके पास जिन शब्दों में आपने लिखा है। दिनकर जी की एक बात याद आती है। दिनकर जी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि भावों की मरोड़ से छंद पैदा होते हैं। मुझे लगता है ना कि भावों के साथ साथ अगर विचार, भाव और विचार दोनों एक साथ जब घुलते मिलते हैं ना, तो शब्द चयन अपने आप हो जाता है। जैसे एक कविता है जिसमें कि तत्सम चीजें भरी पड़ी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रसंग आते हैं कि जहाँ पे लगता है कि इसको बोलचाल में कह सकते थे। जब मैं सिनेमा पे, उसमें सिनेमा का भी प्रसंग है, तो सिनेमा पर जब मैं लिखने लगा तो बस वो शायरों के नाम लेते लेते सीधे उर्दू का फ्लो आ गया। नाटक पे मैं जब कर रहा था तो नाटक में जो आधुनिक काव्य भाषा है उस तो शायद में उतर गई सीधे किसी उस शायद मैं उसी उर्दू के फ्लो पर आ रहा था। विनय जी, अचानक आप पढ़ रहे हैं, छिलके की तरह बिफे तक तो मेजाएं को देह बनती है, देह जो प्राण का धर है, आदि है ना। अचानक से आप किंतु नवजात मंत्र पत्तियां मानस और वन की वीरतियों विडक्ति कर रही हैं। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल शुरू से हो रहा है, लेकिन अचानक से आपके यहाँ दूसरी भाषा आ रही है। उस भाषा से कोई एतराज़ मुझे नहीं है, फिर भी जानना चाह रहा हूँ कि क्या यहाँ पर ये जानकर किया गया या फिर ये फ्लो में आया, और आया तो क्या ये ठीक है। याद आता है वो फाकर का फैला फैला करख, याद आते हैं वो अतपाल जो मेरी सिम थे, याद आता है वो गर्दो गुबार का चंदन, याद आते हैं कई खेल जो भुलाए गए। फिर आपको इसमें इब्तिदा के बारे में बताना पड़ता है और इन शब्दों का अर्थ बताना पड़ता है। मिसमैच नहीं हो रहा, मैं इसको मिसमैच नहीं मानता हूँ। असल में ये नज़्म जब हुआ क्या था कि मुझे अपने विद्यारंभ का दिन खुद याद आ रहा था, पूरी यात्रा में एक दिन कि कैसे मुझे गांव में विद्यारंभ ले जाया गया था। और तब मुझे याद, पता नहीं मैं 5 साल का रहा हूँगा, और स्मृतियाँ ताज़ा होने लग गई। तो पाकर पूरा अपना जो अब तो पाकर नहीं है मेरे गांव में कर चुका है, तो पाकर देख कर लगा, सब पे क्यों लगा, और मेरे दिमाग में पंक्ति आई, याद आता है पाकर का, फिर पाकर का, फिर याद आता है पाकर का दादा। और ये पंक्ति जब बनी, मतलब जब बीटर मिल गया, उसके बाद चीज़ें फ्लो में, और ये आधे घंटे में एक सांस मेरी शुरू की एक दिन 30-40 मिनट जो भी समय लगा होगा, टट में ताजा लग गया, और ये तो पूरी ओपन। तो जैसे भी हो, आप कह सकते हैं कि सरस्वती विद्यारंभ पंडित जी गाँव में संस्कृत विद्यालय जो प्राइमरी स्कूल बना है, वहाँ विनय कुमार का विद्यारंभ हो रहा है, उसका वर्णन है, और वो उर्दू में। लेकिन अभी वो पाकर का दरख्त, वो पंक्ति बनी और वो पंक्ति ले लेके चली गई। अंजुम, मेरी मुश्किल ये है कि मुझे उर्दू आती नहीं है, लेकिन मैं उर्दू शायरों को खूब पढ़ता हूँ। तो मेरे भीतर उर्दू शब्दों का एक, और उर्दू तमीज़ और उर्दू छंदों का, मेरी पहले भी बात गज़लों की थी, तो उर्दू को वो तमीज़ मेरे भीतर है, और मैं बहुत लिखता रहा हूँ, तो वो उस रूप में चीज़ें आई और वो बन गई तो बन गई बस। फिर इसमें जब और भी गुजरोग तो वहाँ ज़फ़र है, बादशाह ज़फ़र है वहाँ पे वाजिद अली शाह है। अब ये लोग जब आएंगे तो सरस्वती किस भाषा में बात करें। असल में पाकड़ वाले लिखने के पहले मैं लिख चुका था ज़फ़र। बड़ा स्टीरियोटाइप नहीं है कि लोग आएंगे तो उसी बात होगी। मुझे लगा कि मैं कंफर्टेबल हो गया सर कहने। अब गालिब के बारे में कहूँ कि बाहर विप्लव का वातावरण है, और गालिब जो है वो गद्य में जो विप्लव का समाचार है, विप्लव का जो घटनाएँ हैं उसे लिख रहे हैं, तो मज़ा नहीं। मैं सच एक पाठक के रूप में कि एक पाठक से पूछता हूँ, मैं बिना सवाल है, फिर मज़ा आया कि नहीं? फिर तो यही चीज़ यहाँ भी लागू हो रही है क्या?
पाकड़ के वृक्ष पे। अगर गालिब को आप उस तरह से अपनी भाषा में नहीं लिख सकते और गालिब की भाषा में जाना होगा, तो यही चीज़ को श्रेयसी की भाषा में आनी चाहिए फिर तो। अच्छा, इसमें अटपाल या दरक या फिर इस तरह आप आज अचानक नज्म पे आ गए, आज नहीं है। मैं फिर भी पूछ रहा हूँ कि एक संरचना के आधार पर क्या शब्दों का चयन होता है, या कभी जो कहना चाहता है वो कह ही देता है? ये मेरे नियंत्रण में नहीं, मैंने कह रहा हूँ कि मेरे नियंत्रण में नहीं था। वो पहली पंक्ति बनी और को तीसरी पंक्ति चली, और जहाँ पे आता है कि वो अगल बगल थे बोम नमा बीत में नाम शायद तुम्हारा था, इस तरह से जो पंक्ति आती है, हाँ तो वो पंक्ति चली, वो होती चली। मेरी रचना प्रक्रिया की जो सबसे बात यह है कि सता नहीं होता है, सिर्फ एक पंक्ति कौनती है, सब कौनता है, विचार कौनता है, उसके बाद न सताली जन सकता। पूरी कविता मेरे सामने, आप पर कभी मेरे सामने नहीं गया, यक्ष ने कभी मेरे सामने नहीं, श्रेयसी में क्या क्या कहूँगा मुझे कुछ अंदाजा नहीं, वो सब स्वाभाविक ढंग से ऊपर चल। चलिए एक और कविता इसमें है ना, उसके बारे में बताएं कैसे शीर्षक ही इतना उसका ध्वनियों को लेकर के, आप ध्वनियों को लेकर के असल मैं स्फूर्ति मेरे दिमाग में है। मैं जैसलमेर के रेगिस्तान में घूम रहा था, तो बोल रहा था आदमी, देखते कहते था कोई लोहे का वाद्य यंत्र है, मुझे नहीं पता कि राजस्थानी में क्या कहते हैं उसको, एक लोहे का वाद्य यंत्र होता है जिसमें लोहे का होता है, लोहे का तार होता है, और उसको ऐसे करके बजाता है किमचुन। इसमें नकार की ध्वनि आती है, जब बिना में जोड़ना रहते, ये तो नकार की ध्वनि है। सरस्वती का संबंध पुष्कर से थे, और वो जैसलमेर का दृश्य मेरे सामने आ रहा था, और वहाँ के लोग जब बोलते हैं ना खाड़ी गंबा, तो वो नाना सुनने को बहुत पिला, वो मेरे दिमाग में खुल रहा। उसकी कविता पैदा जी ओढ़ा की थानी के समझा, रहना की थानी को संधान करते करते। इस तरीके से म्यूज़ की हम बात कर रहे हैं, एक सर्ग ही है पूरा म्यूज़ का। सब जानते हैं कि 9 बेटियाँ थीं, बाकायदा ज़्यूस और मोदाइजी। आपकी जो म्यूज़ कविता है, म्यूज़ जिसके बाद म्यूज़ियम और म्यूज़िक शब्द भी उसी म्यूज़ से आ रहे हैं। आप बाकायदा आप जब कविता लिख रहे थे तो उस म्यूज़ कविता के 9 खंड हैं, इसमें आपने लिखा और 9 बेटियाँ हैं। मुझे नहीं पता आपने ध्यान में रख के लिखा मैं कैसे लिखा वो, लेकिन उसके बहुत कुछ और भी है। इसमें आपको हिसियोड से शिकायत भी होती है कई कि आप जो कह रहे हैं वो सत्य नहीं है, लेकिन आप न्यूज़ का वहाँ पर विरोध भी कर रहे हैं, और उसी न्यूज़ को लेकर आप सर्ग भी अपना निर्धारित कर रहे हैं और उस पर कविताएँ भी लिख रहे हैं। तो हिसियोड को लेकर क्या आपके भीतर किसी तरीके का विरोधाभास कर रहा था? नहीं, मुझे ये हमेशा लग रहा था कि आप, लेकिन जो सबसे मार्ग की बात कर रहे हैं तो ये बात है, वो कविता है कि मैं शिवालिक से निहारता हूँ तो श्रेयसी नजर और मौन ओलंपस से निहारता हूँ तो प्रेयसी गिवन डे। तो यहाँ पे श्रेयसी, यहाँ पे प्रेयसी, दोनों कॉन्टिन्यूम में दिखते हैं चीज़ों को। कोई होता है आप चीज़ों का तेजी देखते हो तो आपको उसमें श्रेयसी भी दिखने देगी, या कौन से श्रेय और श्रेयस तो श्रेय होना चाहिए। आप मनुष्य को खंडों में बांट के नहीं दे कि ये एक बात, और ये कविता तरफ धारणा को सामने लाती है कि रूज और और इसे तो शिकायत की वजह थी कि हमारे यहाँ ऐसी कोई धारणा, कोई भारतीय परंपरा में ऐसा नहीं, संस्कृति ऐसी वाली संस्कृति ऐसी वाली संस्कृति, हिस्से का बहुत योगदान रहा है भाई, देशा का बहुत योगदान था। नहीं, मुझे मैंने सब इस बात में किया कि भाई यहाँ ठंड बहुत पड़ती है, अब यूरोप में बहुत जो ठंड पड़ती है उसके बारे में बहुत सारी बात हो सकती है। ठंड भी अपने आप पे बराबर है, तुम्हारे ठंड पड़ती है तो इसके है वृद्धि की, तुम्हारे यहाँ इन बात के लिए तुमने हिंद देही शंपाएँ बनाई, यानी शंपा बनती है उससे, ऐसा नहीं है कि उससे कुछ और बन रही है, शंपा बन रही है उससे, बस वो बिजली को करक वाली बिजली बन रही है सबकी सब, जो विद्युत परत कहलाती है। चलिए उसी से एक पंक्ति है कि थियोलॉजी में काव्य तो बहुत था, मगर ग्रीक हवाओं के स्पर्श ने पीठ तीसना तुम्हारे हृदय को हिम भी किया। ये लिखते हुए आपका हृदय भी कहीं कहीं हिम हुआ? वरना मैं बिसकल तक वरना मैं हवा वट के पेंशन में कैसे पेंशन में जो है थका जा करके वो भटकन अपने आप में जापान से आकामनी पर, वो तो अलग से कविता भी है, चीज़ है।
सर गई है पूरा दिन सुनकर, वाह बुरा सर्द है। लियो पे कविता बहुत अच्छी है ऐसी, एक कविता लियो पर बहुत अच्छी लिखा है वो। आप मुझे इशारा हो रहा है, समय हो रहा है, तो एक बात और बताइए विनय जी, क्या किस जब इस तरह की कविताएं हम लिख रहे होते हैं तो क्या पाठक से किसी खास व्याख्या की अपेक्षा भी होती है लिखते हुए? छोटा मुंह बड़ी बात, राम की शक्ति पूजा के का राजनीतिक अर्थ भी है और राम की शक्ति पूजा का वो अर्थ भी है जो नवल जी लिखते हैं कि ये पत्नी प्रेम की कविता है। तो पत्नी प्रेम की कविता से युग बोध की कविता का जो रेंज है, बीच में कितने सारे अर्थ हो सकते हैं, मैं नहीं जानता हूँ कि इसमें कितने सारे अर्थ हमारे समय के लोग और हमारे बाद के लोग खोलेंगे, ये उनके लिए है। मैंने रिक्त है ये, मुझे अपने बाबा ने रिक्त के रूप में कुछ सवाल दे दिया होंगे शायद मेरे जीन्स में, और मैं रिक्त के रूप में छोड़ रहा हूँ इसको। इसीलिए आप लिखते भी हैं कि कोई नया मार्ग, कोई नया रूपक, कोई नया रूप ढूंढना ही होगा। तो इसके लिए पाठक ढूंढने की जरूरत नहीं है, अपने आप मिल ही जाएंगे। कविता अपनी नियति खुद खोज ही लेती है। एक अंतिम सवाल, क्या आपके जीवन भर जिसके जो आपका पेशा रहा मनोविज्ञान का, क्या उसने श्रेयसी संभव करने में मदद की? मैं अगर ये कहूँगा कि ऐसा दोनों में कोई संबंध नहीं है तो मैं गलत कहूँगा। मेरा एक शेर है कि झाड़ू पोछा करता हूँ मैं आदम के तहखाने में, झाड़ू पोछा करता हूँ मैं आदम के तहखानों में, कुछ तन के कुछ मन के हैं, कुछ रूहों के तहखाने हैं। झाड़ू पोछा करता हूँ मैं आदम के तहखाने में, कुछ तन के कुछ मन के हैं, कुछ रूहों के तहखाने हैं। जब मैंने MBBS तो मुझे लगता है कि MBBS करने के बाद तो शरीर के बारे में याद कर रहा था, तो ये वो था काम, तन के तहखानों की सफाई। जब साइकियाट्रिस्ट बना तो मन के तहखानों की सफाई, और कवि बना तो आत्मा के तहखानों की सफाई। कुल मिला के मैं जो मुक्तिबोध ने कहा था कि दुनिया को एक मेहतर चाहिए, मैं वही मेहतरी कर रहा हूँ बेहतरी के लिए बस। और कविता में कितना संभव हुआ है वो अंजुम शर्मा और अंबर और प्रियंका और यतीश और सारे लोग जैसे सुधीर पाठक और हमारे समय के बड़े और आने वाले नए आलोचक जाने कि मैंने क्या रिक्त में देके जा रहा हूँ। नहीं बिल्कुल, इसीलिए एक कविता की पंक्ति में पढ़ के इसको विराम देता हूँ और चाहता हूँ कि आप कविता पढ़कर इसको खत्म करें। भाषा के विषय में जब लिख रहे थे तो उन्होंने बहुत सुंदर बात कही कि भाषा ने वाणी से कहा, आओ मुझ में रहो, जो भी कहना है मुझसे कहो, मैं सब कह दूंगी। वाणी मुस्कुराई, कितनी वाचाल है, कितनी प्रगल्भ मेरे प्रिय शब्द थे। मैं चाहूंगा कि इस पूरे सेशन का अंत आप एक कविता के माध्यम से करें, जो भी आपको श्रेयसी से प्रिय कविता हो। मेरी किताब पर नहीं सर देखता हूँ। ये तो मैं क्या बोलूँ, ये तो साली होती हैं कुछ ठीक है, मुझे पड़ी गए बहुत छोटी कविता पढ़ रहा हूँ। जिसके उजास की उंगली पकड़ बिंबों तक पहुंचा, उसके लिए बिंब कहाँ से लाऊं? कैसे बनाऊं उसका चित्र जिसने मेरे कोरेपन पर मुझे चित्रित किया? कैसे गाऊं उसके राग जो या तो सरगम के नीचे या ऊपर? कैसे बनाऊं उस त्रिकाल वाहिनी मीरा की मूर्ति, अतीत जिसके पैरों की छाप और भविष्य जिसके बालों का घटा टोप? कहाँ से लाऊं वह नौका, वह विमान जिस पर बैठ उसके आज के बहाव और विस्तार को था सकूं? और कहाँ से लाऊं इतने साल कि लुटाते बहाते उतर जाऊं सात पाताल के भीतर, जहां उसके होने के रहस्य हो सकते हैं। लेकिन मैं अपनी इच्छा से अपनी कविता जी मैं इस संग्रह की अंतिम कविता पढ़ता हूँ। जब त्वचा और मांस में नोनी लग चुकी होगी, जब त्वचा और मांस में नोनी लग चुकी होगी, अस्थियां खड़िया की गीली बीनार सी मरमाहत होगी,
और आतुर होगा अंतिम पतन का समाचार पढ़े जाने की प्रतीक्षा में, तब भी तू होगी मेरे साथ मेरी भाव भर आत्मा में। जब असमर्थता प्रलय के जल की तरह घेर लेगी, बह जाएगी कलम कहीं दूर, निश्चेष्ट हो जाएंगे हाथ, गल जाएंगी सारी सीखी भाषाएं, कंठ में शब्दों से अधिक आवाजें रहेंगी शेष, तब भी तू होगी मेरे साथ बचपन में सीखी उस प्रार्थना की तरह जो मेरे अज्ञान के बस्ते में आज भी पड़ी है। ज्ञान के दीपों के सामर्थ्य की सीमा देखते देखते बूझ गया हूँ सरस्वती कि यह जीवन एक अज्ञान से दूसरे अज्ञान की यात्रा है। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो श्रेयसी एक दिन की उपज नहीं है, एक माह की उपज नहीं है। आपको नदी या समुद्र की गहराई अगर मापनी हो तो दूर से नहीं मापी जा सकती, किसी और के बताए यंत्र से भी नहीं मापी जा सकती। आपको नदी के भीतर उतरना पड़ेगा ये देखने के लिए कि उसके भीतर कितना पानी है। तो श्रेयसी जैसी रचनाएं तभी संभव होंगी जब आप उन संदर्भों के भीतर उतरेंगे जहां से आपको उस श्रेयसी का विराट रूप दिखलाई पड़ेगा। इसी कारण यह श्रेयसी उस कोविड काल की उपज है जहां पर ये यानी डॉक्टर विनय कुमार उस एकांत में थे जहां पर कोई और नहीं था, केवल ये थे और श्रेयसी थी और दोनों के बीच का संवाद था। ये उसी संवाद की उपज है। आप लोगों ने इतना ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको डॉक्टर विनय कुमार। हेलो, ये प्रश्न है किसी का? हाँ प्लीज। ये बोल रहे थे कि अंजू भाई ने तो ऐसे सब पूछ दिया, फिर भी मेरे मन में एक बात रह गई है। स्वागत है सर। मैं ये पूछ रहा हूँ, वैसे अधिकतर बातें पूछ ली हैं, लेकिन जैसे आपने कहा सिनेमा को लेके और भाषा की जब बात हो रही थी, तो सिनेमा शब्द आते ही आपने कहा कि मैं उर्दू में चला गया। तो क्या ये रूढ़ी पालन जैसा नहीं हो गया कि सिनेमा की भाषा उर्दू ही हो सकती है? दूसरी चीज़, जैसे गालिब पे आपने कहा कि गालिब मुझे जैसे ही याद आएंगे तो मेरी भाषा दूसरे तरह की हो जाएगी, तो उसमें ऐसा ज़रूरी है क्या? मतलब वहाँ विरोधों का सामंजस्य नहीं लागू हो सकता क्या? दूसरी भाषा में वो बात नहीं कही जा सकती? मैंने कहा ना, मैं फिर दिनकर को कोट करूंगा कि भावों के मरोड़ से छंद पैदा होते हैं। भाषा पे अगर आपको आपके पास भाषा का रेंज है तो आप कहीं शमशेर की कौन सी कविता, कौन सी बात गजल में जाएगी, कौन सी बात सरल शब्दों में जाएगी और कौन से तत्सम में जाएगी, ये इसकी कोई योजना नहीं किसी के पास होती। यहाँ भी जो हुआ है ना, जैसे मैं अलाउद्दीन खान पे एक लंबी कविता इसमें है और मैं उसके बारे में बात करूंगा कि अलाउद्दीन खान बारे में सब है। क्योंकि अलाउद्दीन खान ने जो अपने बारे में लिखा है ना, वो बांग्ला में लिखा है। अलाउद्दीन खान बांग्ला में लिखते थे, अलाउद्दीन खान उर्दू में नहीं लिखते थे, लेकिन अलाउद्दीन खान के पास नमाज भी हुआ करती थी, नमाज भी पढ़ते थे और उर्दू के शब्दों से वाकिफ भी थे। ये चीजें उनकी जीवनी पढ़ते हुए मुझे मिली, तो ये सब दिमाग में था। लिखते लगा तो मैं लिखता चला गया, फिर कहीं तब उनकी पत्नी और घर का नाम मंजरी था। बंगाल में मुसलमान परिवारों में भी नाम से ही हुआ करते थे, मदन मंजरी नाम था। शादी के बाद उसको मदीना में, सोच के परिवार में एक ही व्यक्ति मदन मंजरी और मदीना हो, वहाँ पिता में अभिभाषक का हो। लेकिन गालिब जब आते हैं तो चूंकि गालिब का इतना ज्यादा असर हम सब रखी रहती है, मेरा गालिब बहुतों के मेरे से आने भी वो ये कहा गजल पढ़ता नहीं हूँ कोई नहा। मेरा तो रिसर्च का काम भी थोड़ा बहुत गालिब में भी है, तो गालिब पे आने पर तो गालिब बस यही मुझे जानना था कि क्या अवचेतन में हमारी ऐसी चीज़ें बैठी रहती हैं कि जब हम आपने जैसे कहा कि फ्लो जो आता है कविता का या विचार कौनता है, तो क्या अवचेतन काम करता है इस भाषा को बनाने में कि जो भी पहले से हम जानते हैं या हमारे अंदर है वही चीज़ निकल के आएगी कविता में? मुझे लगता है कि इसमें तो भूमिका में क्या है कि भाषा अचेतन में तो नहीं होती है। अचेतन तो भाषाहीन लोग है। भाषा होती है अवचेतन में, सबकॉन्शियस में और चेतन में। तो मेरे केस में या बाकियों के केस में ये चीजें अवचेतन से तय होती हैं
पंक्ति वहाँ पे अचेतन में तो कुछ है ही नहीं, वहाँ तो पूरा का पूरा अंधकार है। वो चीज़ झांकती है, भाषा में वो चीज़ आई अवचेतन के स्तर पर, और उसके बाद आपके को आपका फैसला होगा या पूरा करे कि ना करे। तो जो चीज़ जैसे झांकी मैंने उसको हो जाने दिया। थैंक यू सर।